कम टू स्टडी विथ मी। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जहां में हमने लास्ट क्लास में जो है सिटीजनशिप को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है, और पूरा टॉपिक जो है, ये पूरा सेशन जो है मैं हिंदी में डिस्कस करूंगा और काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। पूरे हर एक फैक्ट्स को मैं यहाँ पे डीप में कवर करूंगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहें। और आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि फंडामेंटल राइट्स आखिर होता क्या है। ठीक है, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। तो मौलिक अधिकार आखिर क्या होता है, यानी फंडामेंटल, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। तो भारतीय संविधान के तीसरे भाग यानी पार्ट 3, जिसको आप लोग बोलते हैं, या फिर भाग तीसरे या तीसरे भाग में वर्णित है भारत के नागरिक के लिए प्रदान किए गए वे अधिकार। ठीक है, यानी कि भारत के नागरिक, ठीक है, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके लिए क्या क्या अधिकार हो सकते हैं उसके बारे में इस पार्ट 3 यानी तीसरे भाग में दिया हुआ है। उसी को हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं या मौलिक अधिकार बोलते हैं, जो सामान्यता स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा इसे सीमित, ठीक है, नहीं किए जा सकते हैं। और इसकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट सुरक्षित रहे, इसका जो सर प्रहरी है यानी कि इसको देख सर्वोच्च न्यायालय का इसका जिम्मे है। ये अधिकार सभी भारत के नागरिकों नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप के से जीवन व्यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया। आगे हम लोग देखेंगे कि मूल संविधान में क्या था और अब क्या हो गया है बदलाव। तो मूल संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स था या मौलिक अधिकार था वो 7 था, लेकिन अब इसे 6 कर दिया गया, यानी एक अधिकार को हटा दिया गया। वो क्यों? तो देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? तो 1979 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन हुआ। इसके द्वारा क्या किया, जो संपत्ति का अधिकार था, एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार की सूची में था, लेकिन इसे हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क यानी 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। यानी कि अब जो है, जो प्रॉपर्टी राइट को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट में इसको रख दिया गया 300 ए के अंदर। इसीलिए पहले 7 थे, अब 6 हो गए। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखते हैं। तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कुछ इस प्रकार है। ठीक है, एक ब्रीफ देख लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब 6 है बोल रहा है, पहले 7 थे अब 6। तो 6 में भी कैटेगराइज है। पहला जो है, इसमें है समता या समानता का अधिकार है। ठीक है, समता यानी समानता का अधिकार है, जो कि डिस्कस है अनुच्छेद या बताया गया है अनुच्छेद 18 14 से लेकर 18 में। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है, ये अनुच्छेद या आर्टिकल भी बोलते हैं इसको, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में ये बताया गया है। ठीक है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये जो है, ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में बताया गया है। ठीक है, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से लेकर 18 के बीच में ये बताया गया है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में बताया गया है। और आखिरी में संवैधानिक अधिकार। ठीक है, 6 में नंबर में संवैधानिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है। ठीक है, तो आइए एक एक करके इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो पहला जो है वो है आर्टिकल या अनुच्छेद 14 से लेकर 18, यानी समता या समानता का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार क्या है?
अनुच्छेद 14 में बोलता है, हर एक अनुच्छेद को हम लोग तो अनुच्छेद 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाए तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। यानी अनुच्छेद 14 में ये बोला जाता है कि जो विधि है, विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष जो है, वो हर एक व्यक्ति के लिए, हर राज्य के हर एक व्यक्ति के लिए जो कानून होगा वो एक समान होगा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो जो भी हो। ठीक है, कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक है, और सभी के लिए कानून जो है एक समान होगा, एक जैसा बनाया जाएगा, और उसे जो लागू करने का जो तरीका है वो भी एक समान होगा, लागू भी समान ढंग से किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में अनुच्छेद 14 में बताया गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में यानी आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, इसमें बोलता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, यानी धर्म के आधार पर, ठीक है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, या धर्म के आधार पर या फिर नस्ल के आधार पर या जाति के आधार पर, कोई ऊंचा जाति का है, कोई नीचा जाति का है, लिंग के आधार पर, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर है, या जन्म स्थान के आधार पर कि आप इस जगह में जन्मे, इसके आधार पर जो भेदभाव होता है ये इसमें निषेध बताया गया। यानी कि कोई भी इसके बेसिस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करना है। ठीक है, निषेध राज्य के द्वारा धर्म या मूलवश या जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, या इन सभी चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आर्टिकल या अनुच्छेद 15 में बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, आप अपवाद या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग क्या है बता रहे। राज्य में अगर कोई भी नौकरी का अगर नियुक्ति के लिए कोई पद ऐसा नियुक्ति के लिए आता है, ठीक है, कोई नौकरी की बात आती है, ठीक है, तो उन सभी विषयों में सभी जितने भी नागरिक है उन्हें समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप इस जाति के हैं तो आपको, या आप इस स्थान पर आपने जन्म लिया है इसलिए आपको यहाँ पे इतनी रियायत दी जाएगी या इसके आधार पर आपको नौकरी दी जाएगी, ऐसा बात नहीं है। सभी को नियुक्ति के लिए या फिर नियोजन के लिए सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ अपवाद है। ये क्या अपवाद है? जैसे अनुसूचित जाति होता है या फिर अनुसूचित जनजाति या कुछ पिछड़े वर्ग होते हैं जो समाज से पिछड़े हैं या वो आम लोगों की तरह जीवन यापन नहीं करते हैं, पिछड़े वर्ग की तरह पिछड़े हैं मतलब समाज से, तो वैसे लोगों को सिर्फ जो है वो कुछ छूट दी जाती है नौकरी में। इसके अलावा और किसी भी लोगों को उसके जाति या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में विषय में। ठीक है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है क्या है, तो अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता का अंत, अस्पष्टता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बोला है अस्पष्टता। अस्पष्ट मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, तो छुआछूत का यहाँ पे अंत हो चुका है। और अगर कोई छुआछूत करता है, ठीक है, इसे प्रैक्टिस में लाता है, तो ये एक दंडनीय अपराध घोषित इसे किया गया है छुआछूत को। यानी कोई किसी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, कोई किसी से घृणा करता है, छुआछूत जैसी घिनौनी चीजें अगर अपनाता है अपने जीवन में, तो इसे सरकार के द्वारा इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 में क्या है कि उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत मतलब सेना या उपाधियों का अंत, यानी कि पहले के जमाना में राजा को राजाधिराज, महाराजा, ऐसी उपाधियां होती थी। ठीक है, अब इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन जैसे सेना हो गया या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय, यानी सेना में अगर उपाधि मिल रही है या किसी विधि के द्वारा संबंधी कोई उपाधि मिल रही है तो उसके अलावा इसमें उन्हें उपाधि मिलती है। ठीक है, तो इससे संबंधित सम्मान के इसके अलावा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यानी दूसरे किसी देश का उपाधि अगर उसने स्वीकार कर लिया है बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना, तो वो अपराध कहलाएगा। ठीक है, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। पहला समता या समानता का अधिकार जो है आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में, ये वाला क्लियर हुआ है। अब हम लोग इसके अगले भाग में बढ़ते हैं। तो अगला जो भाग है यानी इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में दिया हुआ है। तो आइए इसे भी एक एक करके देख लेते हैं। अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 में इसमें मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। ठीक है, यानी जो मूल संविधान, जो शुरुआत में संविधान बना था, इसमें जो है 7 तरह का स्वतंत्रता का उल्लेख यानी बताया गया था, इसमें नोटेड था। लेकिन अब सिर्फ 6 है। ठीक है, यानी 19 में भी भाग 6 इसके भाग है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 19 बी, अनुच्छेद 19 सी, ए बी सी, अनुच्छेद 19 डी, अनुच्छेद या आर्टिकल 19 ई, अनुच्छेद या आर्टिकल 19 एफ, अनुच्छेद या फिर आर्टिकल बोल सकते हैं 19 जी। ठीक है, तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 ए में बोलता है कि बोलने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, आपको कोई भी बात बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन नोट किया जाना है इसमें कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 ए में ही है। अब प्रेस का जो स्वतंत्रता है इसका भी उल्लेख, वर्णन जो है 19 ए में ही है। ठीक है, अगला है 19 बी। 19 बी क्या है कि शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित एकत्रित होने की एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। यानी आप कहीं पे भी एकत्रित होकर, भीड़ कर कर, ठीक है, यानी कई लोग मिलकर आप सभा कर सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन शांति पूर्वक। ठीक है, बिना हथियार के। ऐसा नहीं है कि आप सभा कर रहे हैं, एकत्रित हुए हैं तो हथियार गन वगैरह लेकर खड़े हुए हैं, उसकी आपको छूट नहीं है। लेकिन अगर आप शांति पूर्वक एकत्रित होना चाहते हैं या सभा करना चाहते हैं तो उसकी आपको छूट है। इसके बारे में अनुच्छेद बी में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद सी। इसमें है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद डी। अनुच्छेद डी में है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, आप देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं। ठीक है, और उसकी आपको स्वतंत्रता है। अगला है अनुच्छेद 19 ई। 19 ई में है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अपवाद में है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, लेकिन इसे भी अब खत्म कर दिया गया है कि अब आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर निवास कर सकते हैं, वहां पे बस सकते हैं, वहां जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 एफ में क्या है, संपत्ति का अधिकार है आपको। ठीक है, आपको अपने लिए संपत्ति खरीदने, संपत्ति बनाने का अधिकार है, प्रॉपर्टी राइट है आपको। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 19 जी। 19 जी में क्या है कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है आपको। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आपको छूट है। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आप किराने की दुकान खोल सकते हैं, जूते बेचने की दुकान खोल सकते हैं, आप होटल खोल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी व्यापार से संबंधित कोई भी कार्य हो आप कर सकते हैं, और जीविका चलाने यानी अपने जीने खाने के लिए आप काम कर सकते हैं, इसकी आपको छूट है। अगला है अनुच्छेद
हाँ, तो ये था 19, अनुच्छेद 19 यहाँ पे पूरा होता है। अब हम लोग अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं, अनुच्छेद 20। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराधों के लिए इसमें बोला गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति है, वो एक बार सजा काट चुका है तो उसको फिर से उसी सजा के लिए, उसी दोष के लिए दोबारा सजा उसे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ अपराध करने के समय जो कानून है, इसी के तरह सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तरह। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लो 20 तारीख को अपराध करता है, ठीक है, और कोर्ट में पता भी चल जाता है कि वो उसने 20 तारीख को अपराध किया है, तो 20 तारीख को जो कानून था, 20 तारीख को जो कानून था सरकार में, उसी के आधार पर उसे सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि 20 तारीख के पहले 19 तारीख को कोई सजा, मान लो कि 20 तारीख को संशोधन हुआ था, एक नया कानून पास हो गया, ठीक है, तो 20 तारीख को किसी ने अपराध किया तो 20 तारीख को जो कानून था उसके आधार पर सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि 19 तारीख के आधार वाली सजा उसको मिलेगी, या फिर हो सकता है 21 तारीख को फिर से कुछ संशोधन हो, नया कानून बन जाए तो इसके आधार पर सजा मिलेगी। नहीं, 20 तारीख को जो उसने अपराध किया है उस दिन जो सजा तय थी सरकार के द्वारा, उसी के आधार पर उसको सजा मिलेगी। ठीक है, अगला है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति, ठीक है, स्वयं के विरुद्ध, अपने विरुद्ध न्यायालय में गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, वो अपने विरुद्ध भी न्यायालय में गवाह दे सकता है। ठीक है, ये था आर्टिकल जो है या अनुच्छेद जो है 20। अब हम लोग अगला आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 21 की ओर। अनुच्छेद 21 में बोलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित जो भी, यानी कानून के द्वारा जो भी तय की हुई प्रक्रिया है, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा कोई भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। अगला है अनुच्छेद 21 का, इसमें भी एक भाग है अनुच्छेद 21 का, राज्य 6 से 14 वर्ष। देखिए, अनुच्छेद 21 का इंपॉर्टेंट है, राज्य 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को, यानी जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उन बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा आधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, 86वां संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। किसका को कब जोड़ा गया है? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें यह तय हुआ था कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको राज्य द्वारा, विधि द्वारा आधारित जो भी होगा उसके द्वारा निःशुल्क शिक्षा उन्हें प्रदान की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 21 का में दिया हुआ है। अगला है अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या फिर निरोध में संरक्षण दिया जाएगा। क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया है जबरन या फिर हिरासत में ले लिया तो उसके पास भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, कि पुलिस को बताना होगा कि हिरासत में उन्होंने क्यों लिया है। दूसरा है कि 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, उन्हें पेश करना
जरूरी होगा पुलिस के लिए, या फिर तीसरा उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा सरकार ही तय कर देगी कौन सा वकील। ठीक, ये तीन अधिकार जो है वो दोषी के पास भी होते हैं। ठीक है, अगर किसी को हिरासत में ले लिया गया हो तो। कुछ यहाँ पे निवारक निरोध के बारे में बताऊं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के, ठीक है, 22 में भी जो है खंड है, खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है। यानी निवारक निरोध का मतलब ये नहीं है कि आप व्यक्ति को दंड देने से उसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। ठीक है, वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति निवारक निरोध की किसी विधि से अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए जेल में रखना हो तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध आधार पर सूचित किया जाएगा, लेकिन जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उसे प्रकट करना आवश्यक नहीं। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो निवारक निरोध क्या है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, पूरा मैंने बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अगले भाग में कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, आपके साथ शोषण होता है तो उसके विरुद्ध आपके पास क्या क्या अधिकार है, उसके लिए अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। ठीक है, तो पहला है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 हम लोग डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 23 में कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। यानी मानव के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है या बाल श्रम उससे करवाया जाता है, यानी जबरन उससे श्रम करवाया जाता है, तो इस पर निषेध है, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। कोई भी व्यक्ति इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, यानी व्यक्ति का अगर कोई खरीद बिक्री करता है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह करता है, या फिर बेगारी यानी उससे अगर काम करवाता है लेकिन उसे पैसे नहीं देता है, ठीक है, उसका शोषण करता है, तो इस प्रकार अगर कोई जबरदस्ती किसी के साथ श्रम करवाता है, उससे काम करवाता है, तो ये सभी चीजें जो है वो गलत ठहराई गई है। अगर ऐसा कोई करता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 23 में इसके बारे में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं वो कारखाना, ठीक है, यानी कारखाने यानी फैक्ट्री या खानों, ठीक है, जहाँ पत्थर वगैरह तोड़े जाते हैं ऐसे खान होते हैं, या फिर बालू वगैरह के खदान होते हैं, इस तरह के कारखाने या खानों में या अन्य किसी जैसी जगह जहाँ पे जोखिम भरे काम होते हैं, तो ऐसी जगह पर उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 14 साल के कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई करता है तो यह अपराध है। ठीक है, समझ में आया। यही था आपका शोषण से विरुद्ध अधिकार है, 23 से 24 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। इसके बारे में अनुच्छेद 25 से 28 में दिया हुआ है। क्या है कि अनुच्छेद 25 में क्या है कि अंततः करण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ठीक है, उसे उसकी छूट है। ठीक है, यह अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 26।
ठीक है, कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है आपको, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि समाप्त संपत्ति को अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है उसे। ठीक है, अनुच्छेद 27 में क्या दिया हुआ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसका आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है, यानी अगर धार्मिक संप्रदाय या उन्नति के लिए या पोषण करने के लिए अगर कोई खर्च होता है तो उससे अगर कोई आय होता है तो आप उससे उसके लिए कर नहीं ले सकते हैं, वो बाध्य राज्य कर उससे नहीं ले सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 27 में दिया हुआ है। अगला है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी किसी भी कोई भी धार्मिक शिक्षा जो है शिक्षा संस्थानों में नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश में बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी, हाँ, कोई भी अगर कोई ऐसा शिक्षा, कोई भी शिक्षा संस्थान किसी भी अपने विद्यार्थियों को कोई भी धार्मिक जबरन मतलब जोर जबरदस्ती से कोई भी धार्मिक ऐसे अनुष्ठान करने या फिर धर्मोपदेश में बलात् सुनने के लिए बाध्य नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता से है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी भी अधिकार है, इसमें है अनुच्छेद 29 से 30 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, कोई जो वैसे लोग जो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, कोई अल्पसंख्यक है और वो अपने अल्पसंख्यक अपने हित के लिए संरक्षण, कोई अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति का सुरक्षा करना चाहता है तो वो कर सकता है, और वो केवल भाषा, जाति और धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है। अगला है अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। ठीक है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग है उन्हें शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का उन्हें अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, ये है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद दिया गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार यह अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 में क्या है कि इसके तहत मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार में अगर कोई परिवर्तन करना है तो इसके लिए भी कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, और इसके संबंध में, इसी चीज के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो आवेदन किया जा सकता है तो किन किन तरह से, इसके संदर्भ में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 5 तरह के रिट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, 5 तरह के रिट है जो आप जो मौलिक अधिकार में बदलाव करने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 5 तरह के रिट है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध लेख। चौथा है उत्प्रेषण। और पांचवा है अधिकार प्रेक्षालेख। ये 5 तरह के रिट हैं। ठीक है,
इसके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसको मैं एक सेपरेट क्लास में इसको भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट क्लास करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बस अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि ये 5 तरह के रिट होते हैं जिससे आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है, और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो मैं बता दूं आपको कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी फंडामेंटल राइट्स को जो है वो हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है, अमेरिका से इसे लिया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसे बताया गया है इसमें। अगला है कि इसमें संशोधन हो सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपात के दौरान, यानी अगर नेशनल इमरजेंसी है उसके दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर, यानी कि अनुच्छेद 352 में बताया गया है कि जीवन यानी कि लाइफ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी, ठीक है, इसको छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार है उसे स्थगित किया जा सकता है। कब? नेशनल इमरजेंसी के समय में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला सेशन आपको पसंद आया होगा, फंडामेंटल राइट सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट्स को इसका फायदा पहुंच सके। और स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तो ऐसे भी ये टॉपिक जानना हर एक इंडियंस की जिम्मेदारी होती है, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे 1K तक पहुंचाइए। हमारा 1K का जो टारगेट है उसे अचीव करवाइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।